Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and founder CMT, Center of Men Therapy, and also founder of this academy. CMT Academy was primarily launched for the physiotherapists who are seeking to clear the Gulf license examination. Well, by the bliss, वो मेरी academy Gulf वाली अपनी जगह पे चल रही है. Then I started another series, book series, in which I was targeting some physiotherapy books and I was trying to explain in my own way. और मेरा मकसद था कि मैं उसको इजी लैंग्वेज में करके एक्सप्लेन करूं उर्दू में, ताकि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म. तो मैंने एक बुक सीरीज लॉन्च की थी. उसी से कंटिन्यू मैं डिफरेंट बुक्स से पढ़ाता हूं. जो अभी भी मेरे बुक्स डिफरेंट, मेरे खुद की दो बुक्स हैं मैनुअल थेरेपी की, उसकी भी यूट्यूब, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे चैप्टर वाइज वीडियोज जो हैं वो अपलोडेड हैं. तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए एक और बुक मुझे, ये 230 पेजेस की बुक है, फिजिकल थेरेपी फॉर द इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज. और जिसका ये पूरा नाम आपके सामने है, प्रैक्टिकल गाइड टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिटन एंड ऑथराइज्ड बाय द डोरिस एंड माइकल, राइट. ऑब्वियसली किसी की बुक है जो मैं सिर्फ, मेरा मकसद है उसको पढ़ाना. तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज, जिस तरह बैक पेन, नेक पेन वगैरह होता है, उसी से वाबस्ता फिजिकल थेरेपी में किस तरह उसको एग्जामिन किया जाए, किस तरह मैनेज किया जाए, तो उसके ऊपर ये बुक है. तो लेट्स कंटिन्यू. इसके कितने चैप्टर्स हैं और उनकी असेसमेंट में हमने क्या क्या चीजें देखनी है, तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज करेंगे. ये इंट्रोडक्शन बेस्ड है, चैप्टर 1 जिसमें इंट्रोडक्शन है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे. फिर चैप्टर 2 और इस तरह करके हम आगे प्रोसीड करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. और ये उसके ऑथर बायोग्राफ, उनकी बायोग्राफी है ऑथर्स की. वी मस्ट गिव देम अ क्रेडिट. Just because of them, we are getting such information. Okay. Well, let's continue. What is the introduction of this book that we are seeing? Physical therapy for the intervertebral disc diseases. At least once in a lifetime, 80 to 90% of the population they have a back pain. मतलब till now दुनिया में जितनी भी population है, उनमें से 80-90% population में से आप once in a life उनको बैक पेन जरूर होता होता है. ये एक स्टडी है. 66% लोगों को नेक पेन होता है और 80 to 90% लोगों को बैक पेन होता है. और जिनके जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो एंटीवर्टिब्रल डिस्क हैं, ज्यादातर यही हैं. ठीक है. एंड देन मेनी अदर पॉसिबल ऑफ द कॉजेज भी हो सकते हैं बैक पेन के, या किसी भी स्पाइनल पेन के. ट्यूमर्स हो सकता है, स्पाइनल इंस्टेबिलिटी हो गया, ट्रामा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ट्रामा लाइक एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, या कोई मेडिकल हिस्ट्री हो गई, जिस तरह किडनी के पेन में भी जो है वो बैक पेन हो रहा होता है, ऐसा ही जॉइंट बैक पेन कर रहा था वगैरह. लेकिन अगर हम सिम्टम्स की बात करें, दैट कैन नॉट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक इलनेस, हम उन चीज़ों की सिम्टम्स की बात कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड है स्पाइनल डिस्क की वजह से आ रहे हैं. स्पाइनल में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं. स्पाइनल स्टीनोसिस हो गया, डिस्क प्रॉब्लम्स हो गया, एक्यूट क्रोनिक वगैरह, स्पाइनल स्पॉन्डिलोलिसिस एक्सेट्रा. तो जो यूजुअल मेडिकल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें हम ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो उनको रेस्ट दे देते हैं. अगर वो डिपेंड करता है किस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जा रहा है. मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसको कह लें, कार्डिक सेशंस के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, मैनुअल थेरेपी के लिए, या वगैरह वगैरह, राइट. तो फिजिकल थेरेपिस्ट दे यूज सेवरल अदर टेक्निक्स, जिसमें डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू मसाज है, मैनुअल थेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेचिंग है, यूजिंग सम मॉडलिटीज एक्सेट्रा, एडजस्टमेंट, कैरोप्रैक्ट यूज करते हैं. तो फिजिकल थेरेपिस्ट दे यूज डिफरेंट type of the treatment. So about the, although the efficacy of the most therapeutic strategies की बात करें, they don't have been assured मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है. मतलब when a patient's coming with the back pain, आप उसको गारंटी नहीं दोगे कि भाई मैं स्ट्रेंथनिंग करवा के आपका फायदा हो जाएगा. तो they are assured, they are not sure, it means exactly you can't say कि आपको इससे इतना फायदा होगा, इससे नहीं होगा. Well, देन फिर कुछ इन्हीं चीजों को एडिशन करते हुए, इन एडिशन टू द ट्रीटमेंट themselves, disability and the pension payments, there are significant burden on the public fund as well. जाहिर सी बात है, 8-10 सेशन फिजियोस के चल रहे होते हैं, कैरो के चल रहे हैं, तो उनको बजट भी उनका जाहिर सी बात है, मतलब बजट भी हमने मद्देनजर रखना होता है. तो इन स्पाइट ऑफ दिस इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द बैक पेन रिसर्च, little has changed in recent decade because the data are not reliable वगैरह. ये कुछ स्टडीज थी उसी से ही वाबस्ता. उसी को कंटिन्यू करते हैं कि पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, encouragement of the normal activity and the prescription of the analgesic, they are definitely some, what we can say, the cornerstones of these guidelines. What can we done? अब क्या हो सकता है in short? So first, the concept of the non-specific low back pain, और the non-specific मतलब जिसका कोई रीजन ना हो जो हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर रीजन हो. ठीक है. तो नॉन स्पेसिफिक लो पेन की बात करो तो पहले दे मस्ट नीड टू बी एग्जामिन्ड more closely, and then definitely it must be
presented it on specific details. So it is no wonder that even the precisely defined the treatment methods applied to some heterogeneous group of the patient with the symptoms of the back and neck pain, they are common, but not cause की अगर हम बात करें causes of the back and neck pain. Okay, then but how the disorders can be studied and diagnosed. अब ये जो disorders हैं spinal stenosis है या intervertebral disc है इनको examine कैसे करें? If you cannot examine, definitely you cannot rule out the particular treatment for a particular symptoms या particular conditions. So if they cannot be unambiguously what we can say ascribed to illustrate by imagining a lab test, sometimes हम radiographs और lab test भी use करते हैं. Special approach मतलब open ended closed ended questions type वगैरह या कोई specific school of thought, just like the McKenzie, just like the Maitland वगैरह. McKenzie is specifically used for the back pain या spinal problem, primarily famous, renowned for this, who use the repeated spinal motion as a diagnostic strategy. तो जो McKenzie की जो repeated spinal motion थी उनको एज अ डायग्नोस्ट के तौर पे जो वो यूज करता था, जिससे ये डायग्नोस किया जाता था कि कौन सी स्पाइनल प्रॉब्लम है या जो पेन आ रहा है वो किस वजह से. जिस तरह वन ऑफ द स्ट्रेटेजी वी हैव दी McKenzie extension protocol. So those are the not only the treatment approaches, but they are also the examination approaches. एक hypothesis about the causes of the several Backman syndrome were developed on the basis of the theoretical consideration regarding the anatomy, tissue damage and healing. एक ये भी school of thought था. Then McKenzie इंटरप्रेटेड. फिर उसके बाद पहले ये होता था कि बस या तो कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है या तो सॉफ्ट टिश्यू आर्टिकुलर स्ट्रक्चर या नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है. देन मैकेंजी ने एक नई इंटरप्रिटेशन की क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन. ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, मेरी कोर बुक है उसमें ये रिपीट हुआ था. तो सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन दे आर द इंडिकेशन ऑफ द डिस्क डैमेज. सेंट्रलाइजेशन जब पेन सिम्टम्स टूवर्ड द सेंटर आ जाए, पेरिफेरलाइजेशन जब सिम्टम्स टूवर्ड द पेरिफेरी, जैसे लाइक रेडिकुलोपैथी वगैरह. इसको मजीद मैंने यूट्यूब मेरे चैनल पे ये डिस्क्राइब्ड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है, ये भी मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था. इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट व्हाइल द स्पाइन इज मूविंग, जब आपकी स्पाइन मूविंग में होती है, जोन ऑफ रेडिएटिंग आर रेडिकुलर पेन्स दे विड्रॉ रैपिडली. मतलब जब भी सेंट्रलाइजेशन से मुराद की जब आपकी स्पाइन मूव कर रही होती है, वेन एवर यू आर इन मूविंग, चाहे कोई भी स्पाइनल हो, लंबर हो या सर्वाइकल हो, तो जोन ऑफ रेडिएटिंग आर रेडिकुलर पेन withdraws rapidly in a central or proximal डायरेक्शन. तो टूवर्ड द सेंटर डायरेक्शन मतलब जब भी आप मूव कर रहे होते हो, तो अगर पेन किसी को है, स्पाइनल पेन है, तो जो स्पाइनल पेन होगा, जो भी रेडिकुलर पेन होगा, वो टूवर्ड सेंटर आएगा, टूवर्ड प्रोक्सिमिटी की तरफ आएगा, मतलब डिस्टल टू प्रोक्सिमल आएगा या टूवर्ड द सेंटर. तभी दिस इज द रीजन सेंट्रलाइजेशन इसको हम कहेंगे, टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बैक. वाइल इन अदर द पेरिफेरलाइजेशन ये इसका रिवर्स है, मतलब जब भी आपकी जो स्पाइन मूविंग होगी, जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगा. रिवर्स इज इन दैट सेंस पहले सेंटर की तरफ आया था, अब पेरिफेरी में जाएगा. सो द पेन या इन द अदर हैंड डेवलप इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज मीन पेन रेडिएशन इज शिफ्टेड from back to the periphery या distally. So when a pain coming from distal to proximal, it is called the what we say toward the center is the centralization, and when it goes from proximal to distal, it is the peripheralization. Then Donaldson in 1997 described a significant correlation between the clinical signs of the centralization and end ranged movement. फिर एक और जनाब आए डोनाल्डसन के नाम से 1997 में, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि को रिलेशनशिप शो किया किसके दरमियान, क्लिनिकल साइंस किसकी, सेंट्रलाइजेशन की, बट इन एंड रेंज मूवमेंट. एंड रेंज मूवमेंट मतलब जो डिस्टल लास्ट में जो मूवमेंट्स हो रही है, लास्ट डिग्री. फॉर इंस्टेंस आपकी जो शोल्डर फ्लेक्शन है वो जो है 180 है, तो जो 150 टू 180 डिग्री है, दैट इज द लास्ट एंड रेंजेस ऑफ द मोशन. तो इसके बीच में को रिलेशनशिप शो किया. एंड द डिस्को ग्राफिकली डायग्नोस टीयर इन द एन्युलस फाइब्रोसिस. डिस्कोग्राफिकली मतलब रेडियोलॉजिकली वाइज, तो अगर किसी का एन्युलस फाइब्रोसिस का टीयर है, तो उसकी डिस्कोग्राफी के थ्रू उसका इन इन बिटवीन कोरिलेशनशिप शो किया गया था. ये साइंस किसकी थी, सेंट्रलाइजेशन की. और दूसरा जो क्लिनिकल साइंस थी पेरिफेरलाइजेशन की, दे वर कोरिलेटेड विद द टीयर्स इन द आउटर एनुलस. मतलब इन शॉर्ट एक रिलेशनशिप उसने शो किया कि जो सेंट्रलाइजेशन की सिम्टम्स हैं वो एंड रेंज मूवमेंट्स में जो हो रही हैं उसका रिलेशनशिप शो किया किसके साथ, मतलब ज्यादातर रिलेशनशिप शो किया गया कि जो एनुलस फाइब्रस हैं
मतलब जो इंटरनल जो डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल, उसका इंटरनल कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस और बाहर होता है एनुलस फाइब्रोसिस। तो अकॉर्डिंग टू द डोनाल्डसन स्टडी के ज्यादातर जो क्लिनिकल साइंस सेंट्रलाइजेशन पेशेंट्स की आ रही थी, उनका रिलेशनशिप शो किया गया कि इस पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट में ज्यादातर एनुलस फाइब्रस का टीयर की इन्वॉल्वमेंट है। और जो पेरिफेरलाइजेशन की जिन पेशेंट्स में सिम्टम आ रही थी, उनमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, देवर को रिलेटेड विद आउटर एनुलस फाइब्रोसिस। तो इस तरह करके उन्होंने एक रिलेशनशिप जो बेसिकली शो किया था। एंड देन ये स्टडी है चैप्टर 12, इसी का हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ द स्पाइनल डिसऑर्डर, उसमें इसका जिक्र है। Okay, so in discography जो correlationship डोनाल्डसन ने शो किया था, after the percutaneous injection of the contrast medium into the nucleus pulposus, nucleus pulposus में ये जो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, जो ये पेन स्पेशलिस्ट वगैरह ऑर्थोपेडिक परफॉर्म करते हैं, so the leakage of the contrast medium into the annulus fibrosus is taken as the evidence of the structural damage. तो ड्यूरिंग द डिस्कोग्राफी, आफ्टर द, जब एक पर्टिकुलर परक्यूटेनियस इंजेक्शन, परक्यूटेनियस मतलब अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता था जिसमें कंट्रास्ट मीडियम पुट की जाती थी न्यूक्लियस पल्पोसिस में, तो लीकेज, इस कंट्रास्ट मीडियम का जो लीकेज था टुवर्ड द न्यूक्लियस पल्पोसिस में पुट किया, लेकिन जो लीकेज हो रही थी टुवर्ड द एनुलस फाइब्रोसिस, उसको एज अ एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज कहा गया कि भाई जब स्ट्रक्चर डैमेज होती है तो ये जो लीकेज हो रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चरल डैमेज, तभी हम न्यूक्लियस पल्पोसिस में इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो लीक होके एनुलस फाइब्रोसिस में जा रही है। सो दिस डिस्कोग्राम इज इवोल्यूटेड एज ए पॉजिटिव। तो इसको एज अ टेस्ट कंसीडर किया कि दिस इज द पॉजिटिव। तो जिनमें लीकेज होता था उनमें कहते थे कि दिस इज द पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मतलब डैमेज इज पॉजिटिव, देन द डिस्कोग्राम इज evaluated एज अ पॉजिटिव इफ अ पेन फेमिलर टू द पेशेंट कैन बी रिप्रोड्यूस। अगर पेन पेशेंट का जो है, सेम पेन अगर दोबारा रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी स्ट्रक्चरल डैमेज है। एंड इफ imaging shows tear in the outer third of the annulus with the outer edge still intact or completely torn, और अगर इमेजिंग में ये शो हो कि उसका जो एनुलस फाइब्रस का आउटर थर्ड है वो डैमेज है विद रेस्पेक्ट टू द आउटर एज, मतलब लीक हो गया, देन वी कैन से कि या तो ये कंप्लीटली टॉर्न है, स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली डैमेज है। सो दैट द, ये जो थिक डैमेज माइट बी डायग्नोज्ड बाय द मींस ऑफ द रिपीटेड एंड रेंज मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन। अब ये जो टूटा हुआ थिक डैमेज जो है वो माइट बी डायग्नोज्ड बाय द मींस ऑफ द रिपीटेड एंड रेंज मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन, एंड जो स्पाइन की एंड रेंज मूवमेंट्स हैं उसको रिपीट करवा के भी डैमेज उसका चेक किया जा सकता है, उसको एंड रेंज जो मूवमेंट्स हैं उसको रिपीट करवा के, जिस तरह मैकेंजी करवाता था। Even even if non-invasive imaging procedures such as the CT or MRI didn't identify, तो अगर सीटी और एमआरआई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो अगर आप उसकी एंड रेंज मूवमेंट्स स्पाइन की रिपीट करवाएं और उसका पेन प्रोवोक हो, तो आप बता सकते हो कि उसका जो पार्ट है वो टूटा हुआ है, जो कह लें कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। हालांकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो कि एमआरआई सीटी से अलावा नहीं हो सकती, बट एट दैट टाइम या टिल नाउ भी मैकेंजी ने ये इंटरप्रिटेशन पुट की थी, ये जो डॉलिंस्टन थे इन्होंने ये पुट की थी, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता था रिपीटेड मूवमेंट्स ऑफ द एंड रेंज ऑफ द स्पाइन से कि भाई इसका जो टिश्यू है वो डैमेज है, और वो भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो पता चल सकता था कि पेन बेसिकली कहाँ से आ रहा है। सो इन दिस वे, जिन पेशेंट्स में डिस्क का डैमेज था, दे कुड बी फिल्टर आउट फ्रॉम द लार्जर ग्रुप ऑफ दोज विद नॉन स्पेसिफिक। तो इजीली इन पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सक पाते थे, इन स्पेशली नॉन रिपीटेड मूवमेंट्स ऑफ द एंड रेंज मूवमेंट ऑफ द स्पाइन से, कि जिन पेशेंट्स में नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन है जिनको रीजन नहीं पता होता, उनमें ये एंड रेंज ऑफ मूवमेंट जो स्पाइन की थी वो रिपीटेड करवा के अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसका टिश्यू डैमेज है या नहीं है। इट मींस वी कैन रूल आउट कि वेदर दे आर स्पेसिफिक लो बैक पेन और नॉन स्पेसिफिक, मतलब अगर उससे भी कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, इट मींस इसका कोई और रीजन है बैक बैक या नेक पेन का। Then we have एक another study in 1995 में, they also used this discography टेक्निक कह लें या एक असेसमेंट टूल कह लें। इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? टू आइडेंटिफाई द लंबर डिस्क डैमेज एज अ प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन 3.9% of the patients in a home CT scan didn't demonstrate the lumbar disc prolapse। मतलब एक स्टडी की गई थी 1995 में, उसमें ये था कि डिस्कोग्राफी के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया गया जिन पेशेंट्स में लंबर डिस्क बल्ज है एज अ प्रोबेबल कॉज, मतलब जिन पेशेंट में डिस्कोग्राफी हो रही थी, जिन पेशेंट को बैक पेन है, उनमें डिस्कोग्राफी के थ्रू ये बताया लग रहा था कि इसका डिस्क का प्रॉब्लम है। हालांकि उन पेशेंट्स में भी उन्होंने डिस्कोग्राफी पॉजिटिव साबित हुई जहां पर सीटी भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया कि इसको डिस्क का जो है प्रोलैप्स है। फिर उसके एक और स्टडी 2005 में की गई जिन पेशेंट में क्रोनिक बैक पेन है, स्पेशली किस 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 में सम विद द रेडिएटिंग पेन, मतलब उसमें पेन जो है वो
रेडिएट भी कर रहा था, देयर वाज अ रेडिकुलोपैथी। तो उसमें डिस्कोग्राम के मुताबिक उन्होंने बताया, दे शोड अ डिस्क डैमेज इन 70% ऑफ द पेशेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्कोग्राफी, सच पेशेंट्स, जो न्यू स्टडी थी 2005 की, उसमें ये भी बताया गया कि 75% ऑफ द पेशेंट्स का जो बैक पेन था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम डिस्क ड्यू टू द दिस असेसमेंट टेक्निक डिस्कोग्राफी। सो द कॉन्सिक्वेंटली इन परफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डायग्नोस्टिक टेक, इन्हीं चीजों को एक डायग्नोस्टिक टूल हो गया ना। एक्सपीरियंस जो फिजिकल थेरेपिस्ट जितने भी हैं, दे मे बी एबल टू फिल्टर आउट हाफ ऑफ द पेशेंट इन अ ग्रुप। तो वो पेशेंट्स को डिवाइड कर सकते थे कि भाई पेशेंट्स में बगैर सीटी एमआरआई के आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि पेन जो है वो डिस्क से आ रहा है, नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्को थेरेपी, राइट। सो एंड देन गिव देम अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस। तो स्पेसिफिक डायग्नोसिस मिल गया, तो स्पेसिफिक और टारगेटेड फिजिकल थेरेपी भी करवा सकते थे, एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस उन पेशेंट्स के लिए। दिस आल्सो कुड बी अप्लाई टू अ पेशेंट विद नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन। अब जिन पेशेंट में नॉन स्पेसिफिक लो लेग पेन है, अब वहां पर भी अप्लाई कर सकते थे, बिकॉज ऑफ द anatomical एंड मैकेनिकल सिमिलरिटी ऑफ द डिफरेंट स्पाइनल segments. Well, till now, up to now, appropriate studies they have not been conducted yet. So, in a patient with the what we can say neuroradiologically confirmed disc prolapse, जिन पेशेंट में एमआरआई और सीटी कहते हैं कि इसको डिस्क प्रॉब्लम है, इट आल्सो कैन बी डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ द रिपीटेड एंड रेंज इन स्पाइनल movements whether they can be expected to benefit from the conservative treatment. Conservative treatment मतलब नॉन इन्वेजिव मेथड्स, ये भी एक स्टडी थी। एंड देन ट्रीटमेंट अल्टीमेटली डिस्क्राइब्ड here is the governed by the changes in the symptoms during the acute phase. अब जो ट्रीटमेंट डिस्क्राइब किया जाता है या जो हम रूल आउट करेंगे इस बुक में, वो सिम्टम्स वेरी करती है। तो जो सिम्टम चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द फेजेस, की एक्यूट फेज में डिफरेंट सिम्टम होती है, क्रोनिक में डिफरेंट होती है। सो मेजर यूज्ड, दे आर द स्पाइनल मूवमेंट्स, जो हम यहाँ पर मेजर्स यूज करेंगे या एज अ व्हाट वी कैन से जो टूल्स यूज करेंगे, दोज आर द स्पाइनल मूवमेंट्स विच आर परफॉर्म्ड बाय द पेशेंट एक्टिवली देमसेल्व्स। आफ्टर द एक्यूट फेज के बाद अब जो चेंज सिम्टम्स हैं वो डेफिनेटली चेंज होंगी। उसके बाद मूवमेंट ऑफ जो एक्टिविटीज होंगी जो एडिट की जाएंगी विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द preserving or improving the mobility of our nerve roots and the nerves, and then spinal stability is restored by means of the exercises। फिर spinal stability के ऊपर भी जो है काम किया जाता है, स्पेशली आपके जो स्टेबलाइजर मसल्स हैं। वेल, ये जितनी भी थेरेपेटिक मूवमेंट्स हैं, ये बिल्कुल सिंपल हैं, जो इस बुक में परफॉर्म की जाएगी, इजीली कैन बी परफॉर्म बाय एवरी पेशेंट। सो ओनली इन वेरी रेयर केसेस, कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे जहाँ पर शायद ये आपको रिजल्ट अच्छे ना दे। बहरहाल बस जैसे ही सिम्टम जो है वो कम होती हैं, सिम्टम जो है कम होती है, सिम्टम वर्स नहीं हो रही, लोडिंग और ट्रीटमेंट के ऊपर, लेट सपोज मतलब जैसे ही फायदा हो रहा है, यू कैन स्टार्ट द स्ट्रेंथनिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। ओके। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है रैपिड चेंजेस, उनके सिम्टम में रैपिड चेंजेस आ रही हैं, स्पेशली during the exercise, that could be the positivity that's form the themselves, they are the motivated। ऑब्वियसली एक पेशेंट को जब फायदा होता है तो वो खुद मोटिवेट होता है और वो एक्सरसाइज करने की कोशिश भी करता है। एंड द जॉब ऑफ द थेरेपिस्ट की जॉब यहाँ पर क्या होगी कि पेशेंट्स की एक्सरसाइजेस के साथ साथ उसको इन्फॉर्म भी करे अबाउट डिफरेंट रिगार्डिंग दी गाइड गाइडेंस, जिस तरह हम स्कूलिंग करते हैं, या उसको होम प्रोग्राम के लिए। एंड देन डेफिनेटली इंस्ट्रक्ट देम प्रिसाइजली हाउ टू एक्सरसाइज, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी एक्सरसाइज बताए कि भाई आपने कैसे करनी है, और आपने अपनी सिम्टम्स को भी कैसे ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं पेन हो रहा है फिर भी आप एक्सरसाइज किए जाओ, पेन कम होना चाहिए, सबसाइड होना चाहिए। देन पेशेंट लर्न्स हाउ टू मॉडिफाई देयर मूवमेंट, पेशेंट का जो मूवमेंट पैटर्न कैसे चेंज करना है वो भी अगर पेशेंट जैसे ही लर्न करता है और वो इवनली पर्पसफुली उसको कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है, स्पेशली अप्रोप्रिएटली कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन है, ताकि वो डैमेज ना हो और कोई मजीद नुकसान ना हो, फायदा ना हो तो कम से कम नुकसान ना हो। So with the time, the author have changed the supplemented strategies as well, such just were presented by the McKenzie। And for this reason, जो therapeutic program है, जहाँ पर ये जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको हम कहेंगे BAS PT, BASC PT, Behavioral Active Self Determined Evidence Based Physiotherapy, BASC PT, B for behavioral, A for active, SE self determined, E for evidence based, and PT for physical therapy या physiotherapy. So the possibility and end result of this best PT have been systematically studied at, कहाँ पर ये study की गई है, Neurology Clinic of the University of the Tübingen in Germany from 97 to 2010, especially उन patient में जिनमें डिस्क के प्रोलेप्सिस हैं। डिस्क प्रोलेप्स एक वन ऑफ द स्पाइनल पैथोलॉजी है, एंड पेशेंट जिनमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं रिजल्टिंग फ्रॉम उसकी वजह से, डिस्क प्रोलेप्स की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रही हैं, रेडिकुलर सिम्टम्स आ रही हैं, उनको भी स्टडी किया गया है। सो द ऑर्डर ऑफ द टेस्ट मूवमेंट
दे आर चेंज, जो टेस्ट मूवमेंट्स के ऑर्डर हैं उनको चेंज किया गया है, एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ विच दैट विच मूवमेंट रिलीव द सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर, कि कौन सी मूवमेंट जो है सिम्टम्स को रिलीफ देती हैं वगैरह। अब जस्ट लाइक मतलब यहाँ पर ऑर्डर जो पहले हम जो देख रहे थे रिपीटेड मूवमेंट्स कराई जा रही थी एंड रेंज मूवमेंट्स की, यहाँ पर उस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द टेस्ट मूवमेंट क्या चेंज किया गया है, जो कि मैकेंजी ने दिया उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। अब डिपेंड करता है कि विच मूवमेंट रिलीव्स द सिम्टम, कौन सी मूवमेंट सिम्टम्स जो भी डिसऑर्डर है उसकी कौन सी कोई रिलीविंग सिम्टम, रिलीविंग मूवमेंट होगी ना, किसी मूवमेंट में पेन नहीं हो रहा, दैट इज अ रिलीविंग मूवमेंट। फिर उसको एज अज्यूम किया जाता है, उस मूवमेंट को अज्यूम किया जाता है इन अ प्रिलिमिनरी सस्पेक्टेड डायग्नोसिस। सस्पेक्टेड डायग्नोसिस बनाने के लिए, कि भाई डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए उस मूवमेंट को टारगेट किया जाता है जिस मूवमेंट में पेशेंट को पेन नहीं होता, विच इज द रिलीविंग मूवमेंट। सो द स्पाइनल रोटेशन both as a diagnostic test movement and as a exercise, तो स्पाइनल रोटेशन इज वन ऑफ देम। स्पाइनल रोटेशन को एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किया जाता है, मतलब स्पाइनल रोटेशन करके आप डायग्नोसिस भी बना सकते हो, और उसको एज अ ट्रीटमेंट भी यूज किया गया, एंड एज अ एक्सरसाइज performed by the therapist as well, which is a very important in addition to the spinal movement, जिसमें से हमने स्पाइनल रोटेशन देख लिया। द कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स द मूवमेंट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एज वेल, मतलब इसके साथ स्पाइन के साथ साथ मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज भी रोल प्ले करती हैं, अल्टीमेटली टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द लिमिटेशन ऑफ नर्व ग्लाइडिंग कैपेसिटी। वेल, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल जितनी भी साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको मद्देनजर रख लिया कि सिम्टम्स ट्रेवल तो नहीं करी वगैरह, जो भी नर्व की सिम्टम्स हैं। एंड देन ट्रीटमेंट अल्टीमेटली इंक्लूड्स व्हाट वुड बी द प्रोटोकॉल। पहले आपने डायग्नोज किया, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या बनाएंगे, स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग किसकी, आपके बैक के मसल्स की या नेक के मसल्स की जो इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज, फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट ब्रिंग्स द पेशेंट बैक टू द नॉर्मल मूवमेंट, जहां पर वो लो बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेटली एबिलिटी टू वर्क, जहां पर वो इजीली काम कर सके। सो वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 1, and definitely see you in next lecture with a new chapter.